यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा और अपना सामान उठाकर टांगे पे रखा और अपने घर की राह ली। रेल के डब्बे में बैठा मैं अपनी यूनिवर्सिटी और अपने सभी दोस्तों से बहुत दूर जा रहा था। खुशियों और लापरवाही का दौर अपने इख्तिताम को पहुंच गया था। घर आकर अपनों से इतने लंबे अरसे बाद मिलकर भी खुशी नहीं हो रही थी, न जाने क्यों। कुछ अरसे बाद घर वालों ने शादी का कहा तो मैंने इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह मुझे खुद मालूम नहीं थी, लेकिन फिर कुछ अरसा और गुजरा तो अब्बा ने रिवायती वालिद की तरह अपनी पगड़ी मेरे कदमों में डाल दी और बोले कि बेटा, तुम्हें मेरी इज्जत का वास्ता है, शादी कर लो। बस फिर मुझ जैसे देसी बंदे को अपने बाप की इज्जत की लाज रखना पड़ी और कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं भी आबिश को भुला नहीं पाया। उसकी दी हुई अंगूठी मेरी उंगली में थी। अंगूठी तंग होने की वजह से मेरी उंगली पर उस अंगूठी के गहरे निशान बन गए थे। वो निशान मुझे आबिश की याद दिलाते थे। वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह सर पर दौड़ता रहा। इस सारे अरसे में बहुत कुछ बदल गया था। मैं 2 बच्चों का बाप बन गया था। एक बेटा था जिसका नाम आयान अली था और एक बेटी जिसका नाम आबिश था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बेटी को उसका नाम दूंगा। उसे किसी भी सूरत अपने करीब रखूंगा। हर रोज उसको देखूंगा, प्यार करूंगा, ढेर सारी बातें करूंगा। शायद ऐसा करने से मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। एक सर्दियों की जाड़े वाली शाम में लाहौर की मार्केट में किसी काम से गया था, जब मुझे अपने सामने एक खातून बहुत देर से मुझे तकती नजर आई। उसके चेहरे पर नकाब था, मगर उसकी आंखें जानी पहचानी थी। एकदम से मेरे जहन में धमाका सा हुआ, आबिश, मैंने दिल ही दिल में कहा था। दाफतन ही उस खातून ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसका ऐसा करना था कि मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। वो वही थी, आबिश, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मेरी बेचैनी की इकलौती वजह। मैं हैरत से उसको देखे जा रहा था। वो चलती हुई मेरे सामने आ गई। वो भी मुझे बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखें वही कुछ बयान कर रही थी जो वो उस आखिरी दिन कह नहीं पाई थी। कैसे हो आलिफ? उसकी आवाज एक लंबे अरसे बाद सुनते ही दिल को सुकून मिल गया था। मैंने एक पल के लिए सुकून से आंखें बंद कर ली और उसकी कोयल जैसी आवाज को अपने दिल में कैद करने लगा। मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूं। यहां कैसे आना हुआ? बस एक काम के सिलसिले में अपने मादरे इल्मी शहर में आना पड़ा। बस वापस जाने ही वाला था कि तुम नजर आ गई। शादी कर ली? उसने अचानक से सवाल किया। मैंने दिल पे पत्थर रखते हुए सर को इस्बात में हिलाकर जवाब दिया। एकदम से उसके चेहरे पर उसी जाड़े की शाम जैसा मंजर बन गया, जैसा मंजर उस आखिरी मुलाकात के मौके पर था। कितने बच्चे पैदा कर लिए? उसने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की नाकाम कोशिश करते हुए हल्के से मुस्कुराकर पूछा। एक बेटा और एक बेटी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? ना जाने वो क्या पूछने की सही कर रही थी। बेटे का नाम आयान अली है। बेटी का नाम बताते हुए तुम्हें शर्म आती है? उसने हंसते हुए कहा था। आबिश, हाँ बोलो, सुन रही हूं मैं। उसने समझा था कि मैं उससे मुखातिब हूं। मेरी बेटी का नाम आबिश है। मैंने गहरी नजरों से आबिश को देखा, जिसकी हंसी एकदम से रुक गई थी और वो बहुत ज्यादा हैरत और संजीदगी में मुब्तला हो गई थी। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुझे प्यार भरी नजरों से देखती रही। चलो आओ, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलती हूँ। उसने मेरा हाथ थामना चाहा, मगर फिर एक पल में रुक गई। मेरी तरफ अपने बढ़ते हाथों को
उसने पीछे हटा लिया। वो मुझे तांगे पर बिठाकर एक यादों भरी जगह ले आई। मैं सोच रहा था कि वो कितनी बदल गई थी। कार में बैठने वाली लड़की तांगे पे कैसे सुकून से बैठी थी। वो मुझे चाचे गामे की ठेरी पर ले आई। चाचा गामा भी बूढ़ा हो चुका था। आबिश को देखकर चाचे गामे ने उसे जल्दी में सवाल किया, आबिश पुत्र, आज खैर तसी, देर क्यों कर देती हो औरज? चाचे गामे के सवाल से मुझे अंदाजा हुआ कि आबिश वहां रोज ही आती थी। तभी तो चाचा गामा उससे इस बारे में सवाल पूछ रहा था। बस चाचा, बाजार गई सी, उत्थे ही देर हो गई। मैं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की को देख रहा था जिसको पंजाबी का एक लफ्ज नहीं आता था और उसे पंजाबी से चिढ़ थी, मगर आज वो बहुत अच्छी पंजाबी बोल रही थी। फिर आबिश ने अपने पर्स से 4 आने निकालकर चाचे को दिए। चाचे ने उसे 2 खोए वाली कुल्फियां दी और बोले, पुत्र कदी ते 2 ना कुल्फियां खा लिया कर, बस एक ही खांदी है, दूजी नू बस तकदी रहंदी है। चाचे की बात ने मेरे दिल पे जर्ब सी लगाई थी। वो क्या थी और क्या बन गई थी? चाचे को आबिश बहुत पसंद थी, इसलिए वो उस दौर में जब 10 रुपए में भी एक कुल्फी नहीं मिलती थी, वो 4 आने में 2 कुल्फियां उसे देते थे। जाने आबिश ने चाचे से उस 4 आने के बारे में क्या बता रखा था। आबिश ने एक कुल्फी खुद ले ली और दूसरी कुल्फी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने आबिश को देखा जो बड़े चाव से कुल्फी खाते हुए मुझे देख रही थी। उस दिन उसने सारी कुल्फी बगैर नाक और मुंह गंदा किए खाई थी, जबकि उसे देखते देखते मेरे हाथों में पकड़ी कुल्फी पिघलकर मेरे हाथों को गंदा कर रही थी। मैंने देखा कि उसकी कलाई में मेरी दी हुई चेन वैसे की वैसे बंधी हुई थी। तुम्हारे बच्चों का क्या नाम है? मैंने यूं ही पूछ लिया था। उसने मेरी तरफ जरा ठहर कर देखा, फिर मेरे चेहरे पर नजरें टिकाकर बोली, बच्चों के नाम तब रखे जाते हैं जब बच्चे हों, और बच्चे तब होते हैं जब शादी हो। हाँ, अगर मैं शादी करती और मेरे बच्चे होते तो मैं अपने बेटे का नाम आलिफ रखती। उसने खुद पर ना जाने कैसे जब्त कर रखा था, जबकि मेरा जब्त जवाब देता जा रहा था। फिर मैं उससे कोई और सवाल ना कर सका, क्योंकि उसका हर जवाब मुझे जिंदा दरगोर कर देता। मैंने अपनी उंगली से उसकी दी हुई अंगूठी उतारकर उसकी उंगली में पहना दी और बगैर कुछ कहे वहां से अपने देश लौट आया। ना ही मैंने कुछ कहा था और ना ही उसने मुझे रोका था। रेल के डब्बे में बैठे हुए सारे रास्ते मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। सालों गुजर गए। मेरी उंगली पे उसकी अंगूठी से बनने वाले निशान आज भी मौजूद हैं। उस निशान वाली जगह को दायरे की शक्ल में सुई से खुरचता रहता हूं, जिससे वो जख्म बन जाता है और वो जख्म मुझे आबिश की याद दिलाता है। आज इस बात को आधी सदी गुजर गई है। मेरी उंगली पर वो निशान आज भी बाकी है। उस दिन के बाद मैं उससे कभी नहीं मिला, ना ही उस शहर फिर कभी लौट कर गया, मगर वो खोए वाली कुल्फी का स्वाद आज भी मेरी जुबान पे महसूस होता है। उसकी हंसी आज भी अपने करीब महसूस होती है। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद जो आए आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना।